यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, क्लास 10वीं से हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साइंस एनसीईआरटी बुक का सारा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का जो प्रश्न इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, निश्चित रूप से वही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना नहीं, बिल्कुल तय है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, विश्लेषण के साथ बताएंगे, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको जैव प्रक्रम का लगभग 80 प्लस क्वेश्चन बताया 2 वीडियो के माध्यम से, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में सेव है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है बुक का है और एक एक क्वेश्चन निकाल कर दिया गया है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आपको अगर पूछा जाएगा तो इस बुक से बाहर नहीं रहेगा। तो पहला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेसन 2 है, एनसीईआरटी बुक है, हमने पहले बता दिया। और बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पर आंसर देखिए सभी प्रश्न का दिया गया है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और पहला प्रश्न है, हार्मोन किससे स्रावित होता है। देखिए हार्मोन किससे स्रावित होता है, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि से। 2 तरह के ग्रंथि होता है शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एकदम रूप से याद रखेंगे। आंसर एज है आपका यहाँ पे हो जाएगा, जिससे हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कारण पनपता है। घेंघा रोग या ग्वाइटर एक ही बात है, और ये जो है आयोडीन की कमी से फैलता है। आयोडीन की कमी से ये बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, ये घेंघ निकल जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो घेंघ निकल जाता है। चलिए, और चीनी की कमी से और या फिर इंसुलिन की कमी से जो है आपका मधुमेह या फिर डायबिटीज बीमारी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। रक्त की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। खून की कमी जब हो जाता है बॉडी में, इसे एनीमिया नामक बीमारी होता है। मोटापा किस ऊतक के कारण होता है, याद रखेंगे आप लोग, एडिपोज। एडिपोज ऊतक के कारण शरीर मोटा होता है। आयोडीन की कमी से हमने बता दिया घेंघा रोग होता है। और चीनी की कमी या फिर इंसुलिन की कमी से जो है आपके बॉडी में क्या रोग, कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज अर्थात शुगर बीमारी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल रूप से इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तीसरा प्रश्न है इस चैप्टर का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। आंसर तो आपका ए बिल्कुल रूप से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। या फिर थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपका थायराइड हो जाएगा। यकृत के बारे में याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा आप लोग से, तो आप लोग बता दीजिएगा यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। वृक्क क्या होता है, ये उत्सर्जी अंग होता है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, जिसे वृक्क को इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, परीक्षा में पूछने की 100% संभावनाएं हैं। चौथा प्रश्न है, मानव में डायलिसिस की थैली क्या होता है। देखिए बच्चे, डायलिसिस का थैली जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल अगर भाषा में कहेंगे तो कृत्रिम वृक्क कहते हैं। कृत्रिम वृक्क मतलब होता है एक तरह से प्राइवेट वृक्क, यानी जो भगवान के द्वारा नहीं मिलता है, इसे आदमी ने ही तैयार करता है। जब किसी व्यक्ति का वृक्क खराब हो जाता है या फिर किडनी खराब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मानव में डायलिसिस लगाया जाता है नेफ्रॉन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शंस आपका एज है, ये करेक्ट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि मानव डायलिसिस एक कृत्रिम वृक्क है, आपको ये भी ध्यान रखना है, कृत्रिम वृक्क है ये। ठीक, चलिए, 5वां प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। हमने इससे पीछे भी वीडियो में आपको बताए थे, जब हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, तो उस समय हम आपको बताए थे कि भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, और उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। एकदम रूप से याद रखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा एकदम रूप से, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर उपचयन अभिक्रिया है। उम्मीद है कि 5 नंबर प्रश्न भी आपके रूह में बस गया होगा। 6ठा प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है। बच्चे, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रश्न आपसे
कि कौन सा पादप नियंत्रक यानी कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो फल बेचने वाले लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो फल बेचते हैं जैसे कि केला बेचने में इसको काफ़ी उपयोग किया जाता है। जो केला बेचते हैं ना वो इथिलीन नामक या फिर इथाइलिन नामक हार्मोन का प्रयोग करते हैं। इथिलीन का सूत्र होता है C2H4 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारा जो है बच्चे पादप हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड ये जो है पौधे को सुखाने का काम करता है, जबकि 1 नंबर में लिखा हुआ है ये काम। दूसरा जिबरेलिन है, ये पौधे को हरा भरा रखता है और पौधे की तना की वृद्धि करता है। ऑक्जिन ये शीर्ष की वृद्धि करता है, यानी उनके जो है पेड़ पौधा की जो मूड़ी होता है उनको वृद्धि में ये जो भाग लेते हैं ऑक्जिन। और इथिलीन जो होता है ये फल पकाने वाले हार्मोन है। आप लोग एक और हार्मोन का नाम याद रखेंगे, फ्लोरोजिन्स, ये फूल को खिलाने में सहायता करता है। फ्लोरोजिन्स ये हार्मोन जो है फूल को खिलाते हैं, इसको हम लोग फूल खिलने वाले हार्मोन बोलते हैं। एकदम रूप से आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपका प्रश्न के हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे वो भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा फल बेचने वाले लोग जो है इथाइलिन नामक हार्मोन का प्रयोग करते हैं, जो कि द्रव लिक्विड रूप में रहता है। इसे पानी में मिला देने के बाद 1-2-3 बूंद मिला करके और उसमें आप किसी भी फल को डुबा के बाहर निकालेगा वो पीला कलर का हो जाएगा, इट मीन्स पक जाता है। ऐसा आभास होता है कि पक जाता है बट वो पकता नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जब आप घर पे लाते हैं फल कोई भी चीज़ बाजार से खरीद करके और उसको अगर सीधे खा लेते बिना धोए हुए तो वही जो है इथिलीन नामक चीज़ जो है रसायन हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, जब भी कोई बाजार से फल फूल कुछ भी खरीदे उसे धोकर ही उपयोग में लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। क्लास 10th में अगर आप हैं तो तैयारी के लिए बेहतर है, आपका ऑब्जेक्टिव 100% 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 100% सही करा देंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव। वह संरचना जो उद्दीपक की पहचान कराती है क्या कहलाती है, तो वो ग्राही कहलाती है। यानी देखिए उद्दीपन मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। जब कभी भी रात के समय आपको भूत की कोई कहानी सुनते होंगे कहीं पर भी, तो आपका बॉडी क्या होता है, सिहर जाता है और बॉडी का क्या होता है, रूह का जो है बाल खड़ा हो जाता है। इस समय क्या होता है, उद्दीपन हो जाता है। और ये बॉडी में हम सभी की बॉडी में ग्राही एक अंग पाया जाता है, ठीक है। ग्राही क्या है, एक अंग है। इसको पौधों में बात करते हैं तो एक छुई मुई नाम का पौधा आप लोग सुने होंगे। मान्यता है कि नवरात्रि में उसे अगर ला करके छत पे लगाइएगा तो वो रात को उसमें लाइट जलता है और वो बोलता है, ऐसा माना जाता है। छुई मुई, छुई मुई के पौधा को जब आप टच करेंगे या फिर बाहर से ही उस पर थोड़ा फूंक मारेंगे तो उसका पत्ती जो है, सारा पत्ती जो है अपने आप क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है। छुई मुई ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा 7 नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम रूप से याद रखना है। सभी बच्चे को बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को याद रखिएगा। कहा जा रहा है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की कार्य कौन सा ग्रंथि करते हैं, तो वो ग्रंथि आपका हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, जिसको पैनक्रिएटिक कहते हैं, ठीक है। अग्नाशय, देखिए बच्चे अग्नाशय क्या होता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्लास हमने बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो सेव होगा, साइंस का आर्ट्स सबका होगा, तो आप लोग वहां से मैथ हो सब देख सकते हैं। बट एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। 9वां प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है इसमें कई तरह का ग्रंथि आते हैं और यह जो स्थित होता है वृक्क जो होता है, मानव शरीर में जो वृक्क होता है इसके ऊपर जो ग्रंथि होता है, ठीक है, उसी को हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग अधिवृक्क ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे भी हार्मोन निकलता है, ठीक है। चलिए क्लियर होगा। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है। देखिए जब आप ध्वनि उत्पन्न करेंगे इसके लिए श्रवण ग्राही यानी सुनने वाला शरीर की ग्राही होता है। सुनने वाले हैं, चोट लगता है उसके लिए है स्पर्श ग्राही है। जब ध्वनि की बात होती है यानी सुनने की बात होती है तो श्रवण ग्राही हो जाएगा। इसमें क्लियर होगा, बिल्कुल रूप से आपको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग होता है मानव शरीर में या फिर किसी भी सजीवों में वो श्रवण ग्राही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अभी अभी हमने आपको पीछे बताया था अधिवृक्क ग्रंथि या इसी को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं यानी एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं।
और एक बात और याद रखेंगे आप लोग, ये जो पीयूष ग्रंथि है ऑप्शन नंबर 1 में, इस पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि बॉडी के जितना भी ग्रंथि होता है इन सभी को नियंत्रित करने का काम जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यही है, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यकृत को कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर होगा, आपको याद भी हो गया होगा। और वृक्क के जो ऊपर होता है जो ग्रंथि होता है उसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं किससे? देखिए ज्यादातर पादप जो है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ए और बी दोनों, फ्लोएम संवहनी। यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल रूप से क्लियर नहीं है और इसका आंसर इसमें दिया भी नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न कहाँ से होते हैं, ये जो है उत्पन्न होते हैं तने के आगे वाले भाग से या बढ़ती जड़ के अग्रभाग से, ये जो है नियंत्रण उत्पन्न होता है। मतलब जो है ये प्रश्न था, समझिएगा ध्यान से। कहता है अधिकतर पादप यानी ज्यादातर पौधे जो है वो नियंत्रण किससे होता है, उसका नियंत्रण कहाँ से होता है? या तो उसकी जड़ से नियंत्रण होता है या तो बढ़ती हुई तना से। तो ऑप्शन से डी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? जो बीज रहित फल बनते हैं उसे अग्र प्रभाविता कहते हैं। बीज रहित फलों को बनने की क्रिया को हम लोग अग्र प्रभाविकता कहते हैं। बिल्कुल सी नंबर याद रखेंगे आप लोग। एक बात बता दें, सुबह में हमने सोशल साइंस का क्लास दिए थे जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सारा प्रश्न था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए पादप हार्मोन की बात चल रही है तो यहाँ पर साइटोकाइनिन हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है तो ये मानव में हो जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन, ठीक है। आंसर तो यहाँ पर डी की ओर चला जाएगा। इंसुलिन की कमी से आपको हम बताए थे मधुमेह बीमारी होता है। एस्ट्रोजन एक नर हार्मोन है, ठीक है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है यहाँ से। एस्ट्रोजन क्या है बच्चे, तो ये है नर हार्मोन। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चिनिया रोग या फिर हम लोग इसको डायबिटीज कहते हैं। और पादप हार्मोन की बात हो रहा है तो वो साइटोकाइनिन है जो पौधे को हरा रखते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी दो जो तंत्रिका कोशिका रहेगा, ठीक है, उसके बीच जो है खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन आपको सिनेप्स मारना है, अंग्रेजी भी देख लेना है प्रश्न में, अर्थात इसका हिंदी होता है सिनेटिक दरार। बहुत बच्चे सिनेप्स याद रखता है लेकिन सिनेटिक दरार याद नहीं रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 18वां नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, भी प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए। तो मस्तिष्क की चर्चा हो रही है तो यहाँ पे सभी बात सही है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आंसर। 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं बच्चे उसमें जो किस प्रकार का समन्वय होता है? तो जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें दोनों होता है, रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। और इस बात को कभी आप भूलिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ से फ्री में से डाउनलोड कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, एकदम रूप से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब वीडियो को रोक करके कमेंट में भी बता सकते हैं, बट इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? एकदम रूप से याद रखेंगे, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ये मेरुरज्जु यानी बॉन्ड मेरु पीछे भाग होता है वहां पे बनता है। ऑप्शन ए सही है आपका। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? चलिए जो क्वेश्चन हमने आपको पीछे बताया था मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है, वो प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया है और ऐसा ही प्रश्न अब बिहार बोर्ड में पूछने लगा है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी अंग्रेजी में बोला जाता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, एकदम याद रखेंगे इस बात को। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और जनन ग्रंथि से
पुरुष में एस्ट्रोजन और महिला में एस्ट्रोजन और पुरुष में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिला में एस्ट्रोजन। चलिए 23वां प्रश्न है आपके सामने, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। नलिकाविहीन या नलिका युक्त। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसमें नली नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी ऐसा नली होता है इसमें नहीं होता, जबकि नलिका युक्त जो होता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है इसमें नली उपस्थित होते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? यानी थायराइड ग्रंथि जब उससे कम हार्मोन निकलेगा तो उससे कौन बीमारी होता है? मिक्सिडीमा, ऑब्टुमांता या ऑब्टू अल्पप्रक्यता? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि जब कम निकलेगा यह स्रावित होगा तो इससे घेगा रोग होगा, और घेगा रोग का ही ये सारा नाम है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। 26 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हमने पीछे आपको बताया था इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अब लगभग जो सारा प्रश्न आ रहा है वो इंपोर्टेंट वाला ही आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जो पत्ती जब मुरझा जाते हैं या किस हार्मोन के कारण? तो एब्सिसिक एसिड के कारण। बाजार में मिलता है एब्सिसिक एसिड, जिसे ला करके जब लोग खेत में स्प्रे कर देते हैं तो वहाँ पे सभी पत्तियाँ मुरझा जाते हैं। तो इस एसिड का काम है, अम्ल हो गया तो अम्ल का काम ही होता है पौधे को सुखा देना। 28 नंबर प्रश्न है, हम लोग टोटल 30 प्रश्न देखेंगे आज की क्लास में, फिर बाकी दूसरे क्लास में। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तब पुनर्भरण। ये यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए उतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहाँ पे होता है? ये सारा यूपी बोर्ड से क्वेश्चन आने लगा है। यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन गति हो जाएगा, हालांकि अब बिहार बोर्ड में भी यूपी बोर्ड से मर्ज कर दिया है, उसी तरह का प्रश्न पूछने लगा है। 30 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका भाग है? यह पिछले मस्तिष्क का भाग है, यानी पश्च मस्तिष्क भाग है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग से, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, वॉच किए हैं, तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में देते जाइएगा। आपको बताना है वैट्रिक अम्ल का सूत्र, ठीक है, या फिर वैट्रिक अम्ल का रासायनिक नाम आपको बताना है। आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी हम 31 नंबर से ऊपर प्रश्न लेकर कल आते हैं, और सुबह का क्लास में सोशल साइंस चलने वाला है, तो आप लोग सुबह का क्लास भी मिस मत कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग का दिन बेहतर हो, धन्यवाद।